प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने पूरक पुस्तक वितान भाग 2 में लेखक ओम थानवी जी द्वारा रचित अतीत में दबे पांव नामक पाठ का सार पढ़ा था, समझा था। उम्मीद करता हूँ आपने उस सार को भी दोबारा से अच्छे से पढ़कर समझ लिया होगा और साथ में पाठ के विस्तार को भी ध्यानपूर्वक पढ़ करके समझ लिया होगा। आज की कक्षा में हम लेखिका एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी के पन्ने पाठ का सार समझेंगे। आप सब ध्यान से देखें। डायरी के पन्ने पाठ सबसे पहले डच भाषा में 1947 में 1947 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुआ। इसी शीर्षक से द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इस शीर्षक से ही कुछ अंश इस पाठ में, कौन से पाठ में, डायरी के पन्ने पाठ में लिए गए हैं। युद्ध के चलते इतिहास बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं और बदलते भी हैं। लेखिका कहती है कि जब युद्ध होता है तो इतिहास बन भी जाता है, यानी एक नया इतिहास भी रचा जाता है और इतिहास खत्म भी हो जाता है, नष्ट भी हो जाता है और इतिहास बदल भी जाता है। भौगोलिक नक्शे यानी कि भौगोलिक जो मानचित्र हैं वो भी बदल जाते हैं। कई बार तो जब युद्ध होता है तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि कुछ खास यानी कि महत्वपूर्ण जो मनुष्य होते हैं, अग्रणी नेता कह सकते हैं, महत्वपूर्ण मनुष्य, जाति और जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसका समूल विनाश हो जाता है, यानी कि नामो निशान तक नहीं रहता। युद्ध का दंश, कहा कि युद्ध का जो घाव है, दंश क्या होता है, काटने से जो घाव हो जाता है उसको बोलते हैं दंश। कहा कि युद्ध का जो दंश है, युद्ध का जो घाव है, वो पीढ़ियों तक झेलना पड़ता है। जिस तरह से उदाहरण दिया है यहाँ जापान का। जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। वहां पर परमाणु बम गिराया गया था। उसका नुकसान आज तक भी लोग पूरा नहीं कर पाए हैं, यानी कि आज तक की पीढ़ी को भी वह नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसलिए युद्ध से हमेशा बचना ही चाहिए। 1933 ईस्वी के मार्च महीने में फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी की जीत के तुरंत बाद जब वहां यहूदी विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा, तब फ्रैंक परिवार ने अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए धीरे धीरे अपना बसेरा नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में स्थानांतरित कर लिया। क्या कहते हैं, क्या बताया लेखिका ने यहाँ कि जब 1933 की ईस्वी के मार्च महीने में फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनाव थे, उन चुनावों में हिटलर की नाजी पार्टी जो थी वो जीत गई और उस नाजी पार्टी के जीतने के बाद वहां पर उस पार्टी के लोगों ने, यानी हिटलर के लोगों ने यहूदियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, यानी कि यहूदी विरोधी प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, आंदोलन चला दिए। और जब वो आंदोलन चलाए, उन यहूदियों के प्रति जब मोर्चा खोला, तब क्या किया, फ्रैंक परिवार ने अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए कि वे अब हम यहां पर सुरक्षित नहीं है, ठीक है, कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है, तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए धीरे धीरे उन्होंने अपना बसेरा यानी अपना निवास नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में बदल लिया, स्थानांतरित कर लिया, यानी कि वो वहां से विस्थापित हो गए। एक जगह से दूसरी जगह चले जाने को विस्थापित बोलते हैं। वहां द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, 1939 तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, यानी सब ठीक था। लेकिन
मई 1940 में 1940 में नीदरलैंड्स पर जर्मनी का कब्जा होने के बाद, यानी नीदरलैंड्स पर 1940 मई 1940 में जर्मनी ने कब्जा कर लिया, अपने अधीन ले लिया नीदरलैंड्स को जर्मनी ने। तो उसके बाद हालात वहां के बिगड़ गए। कहां के? नीदरलैंड्स के, जहां पर फ्रैंक परिवार रह रहा था। कहां पर रह रहा था? एम्स्टर्डम शहर में। वहां की हालत खराब हो गई। यहूदियों के उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। कहा जो यहूदी थे उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया। उत्पीड़न क्या होता है? उनको सताना, उनके ऊपर अत्याचार करना, उनको दबा करके रखना अनावश्यक रूप से। तो उनको सताना शुरू कर दिया उन नाजी पार्टी के लोगों ने, कह सकते हैं, या हिटलर के लोगों ने। उन्हें तरह तरह के भेदभावपूर्ण एवं अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। कहा कि उनके साथ खूब भेदभाव किया गया और ऐसे ऐसे अपमानजनक, यानी अपमानित करने वाले नियम और कायदे बना दिए गए जिन पर चलना उनकी मजबूरी थी, जिन पर चलने के लिए उन यहूदियों को विवश कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया। यानी मजबूरी में उनको उस हिटलर के लोगों द्वारा बनाए गए नियम कायदों पर चलना पड़ा। इन परिस्थितियों के बीच फ्रैंक परिवार, कहा कि इन सब परिस्थितियों के बीच फ्रैंक परिवार 1942 में 1942 के जुलाई महीने में, कब? 1942 के जुलाई महीने में अज्ञातवास पर चला गया, जिसकी योजना तो पहले ही बनाई जा चुकी थी। अज्ञातवास पर चला गया, जिस तरह से पांडव गए थे, उसकी योजना, उसकी प्लान तो पहले ही बना चुके थे वो। लेकिन जिसका तात्कालिक कारण बना, यानी उस समय वो प्लान अज्ञातवास में जाने का जो कारण बना, उसके बारे में बताया कि वो कारण क्या था। देखो क्या था? एन की बड़ी बहन, एन फ्रैंक की बड़ी बहन का नाम था मार्गोट। उस मार्गोट को सेंट्रल ऑफिस फॉर ज्यूइश इमिग्रेशन, वहां से एक निमंत्रण पत्र आया, यानी एक बुलावा आया, यानी उस एन फ्रैंक की बहन को वहां पर बुलाया गया। एक युवती के लिए इस बुलावे के खतरनाक मायनों को देखते हुए फ्रैंक परिवार ने तत्काल गोपनीय स्थान में जा छुपने का निर्णय लिया। कहा कि इस तरह से एक लड़की को, एक युवती को अकेले में बुलाना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए उस खतरनाक परिस्थिति को देखते हुए उस फ्रैंक परिवार ने अपने आप को उस गुप्त जगह पर ले जाकर के छुपाना पड़ा, यानी कि वहां जाने की उन्होंने प्लान बनाई, योजना बनाई। और वे अपने बदन पर कपड़ों की कई तह जमाए, यानी उन्होंने अपने बदन पर कपड़ों की कई तह जमा ली, यानी कई कपड़े पहन लिए। पैदल ही उस जगह की ओर निकल पड़े। किस जगह की ओर? यानी जो वो गुप्त जगह थी जहां उन्होंने अज्ञातवास बिताना था, उस जगह की ओर वो पैदल ही चल दिए, क्योंकि यहूदियों के लिए सवारी लेकर जाना मनाही थी, सख्त मनाही थी। यानी कि यहूदी कोई भी था वह किसी सवारी में सवार होकर के नहीं जा सकता था। कहीं जाना है तो पैदल ही जाएगा, और सामान के गट्ठर बांध करके भी नहीं ले जा सकता था। अटैची, सूटकेस वगैरह नहीं ले जा सकता था, पाबंदी थी उस पर। इसलिए तो उन्होंने कई तह जमा ली थी अपने शरीर पर कपड़ों की, और पैदल ही वहां पर गए थे। यह जगह थी, कौन सी जगह थी? जहां पर वो गुप्त रूप से रहना चाहते थे। उस जगह का नाम बताया, ऑटो फ्रैंक के दफ्तर के भवन में पिछवाड़े की 2 मंजिलें। कौन सी जगह थी? ऑटो फ्रैंक के दफ्तर के भवन के पीछे, यानी पीछे वाली 2 मंजिलें थी, जिन तक पहुंचने की सीढ़ी, कहा तो उन मंजिलों तक पहुंचने का रास्ता कैसे था, वहां सीढ़ियां किस तरह से थी, जिन तक पहुंचने की सीढ़ी अलमारियों की एक कतार के पीछे छिपी थी। कहा कि उन मंजिलों तक पहुंचने की जो सीढ़ी थी वो एक अलमारियों की कतार थी। कतार होती है पंक्ति, लाइन। अलमारियों की पंक्ति के पीछे, कतार के पीछे वो सीढ़ियां छुपा रखी थी।
जिनके सहारे, जिनके माध्यम से उन 2 मंजिलों में जा सकते थे। यहां 2 मित्र परिवारों के 4, यहां पर 2 मित्र परिवारों के 4 और सदस्य उनके साथ रहने आ गए। 4 तो वो खुद थे और 4 और सदस्य आ गए, तो कुल 8 सदस्य वहां पर रहने लग गए। इन 8 अज्ञातवासियों को फ्रैंक साहब के ऑफिस में कहा कि वो जो 8 वहां पर अज्ञातवासी रह रहे थे, इन अज्ञातवासियों को उस फ्रैंक के दफ्तर में काम करने वाले जो ईसाई कर्मचारी थे वो खूब मदद करते थे, उनकी खूब सहायता करते थे, उनका सहयोग करते थे। और 2 साल से कुछ ज्यादा ही वक्त काट ले गए। कहा कि उन 8 ने वहां पर 2 साल से भी ज्यादा समय बिताया। 4 अगस्त 1944 को किसी की दी हुई जानकारी के आधार पर, कहा कि 4 अगस्त 1944 1944 को किसी ने जानकारी दे दी। किसको? जो हिटलर की खुफिया पुलिस थी, यानी हिटलर का जो गुप्तचर विभाग था, उनको किसी ने जानकारी दे दी कि इस तरह से वहां पर कुछ लोग छुपे हुए हैं। किसके बारे में बता दिया? फ्रैंक परिवार के सदस्यों के बारे में। तो वो पुलिस कौन सी थी? गेस्टापो। गेस्टापो ने इस गोपनीय निवास पर छापा मार दिया। कौन थी गेस्टापो? हिटलर की खुफिया पुलिस या हिटलर का गुप्तचर विभाग। सभी लोग नाजियों के हाथों चढ़ गए। वहां जितने भी सदस्य थे, लोग रह रहे थे, वो सभी उन नाजियों के हाथों चढ़ गए, यानी उन्होंने पकड़ लिया उनको, और पकड़ करके उन्हें यहूदियों के लिए बने यातना गृह में भेज दिया। यहूदियों के लिए जो यातना के घर बना रखे थे, अत्याचार करने के लिए, उन पर कष्ट डालने के लिए कह सकते हैं, या उन पर जुल्म ढाने के लिए जो घर बना रखे थे, उन घर में उनको भी भेज दिया। महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के हाथ जर्मनी की पराजय के बाद, जब महायुद्ध के अंदर मित्र राष्ट्रों के हाथ में जर्मनी की पराजय लग गई, यानी जर्मनी को हरा दिया मित्र राष्ट्रों ने, उसके बाद जब यातना गृहों में, जो यातना गृहों में ले जा रखे थे लोग, जो वहां पर कैद थे, उनको आजाद करवाया गया। कब? अप्रैल 1945 में। उन यात्रा गृहों से कब आजाद कराया गया लोगों को? 1945 में, अप्रैल 1945 1945 में। तब फ्रैंक परिवार के सदस्यों में से जब आजाद कराया नहीं वहां से, तो फ्रैंक परिवार के सदस्यों में से केवल एक ही सदस्य बचा था। कौन था वो? एन फ्रैंक का पिताजी, यानी एन फ्रैंक के पिताजी ही बचे थे बस, और सब मारे गए थे। नाजियों की सांप्रदायिक नस्ली घृणा, नाजियों की सांप्रदायिक यानी संप्रदाय को लेकर के, सांप्रदायिक भेदभाव को लेकर के नस्ली घृणा की आग ने जिन लाखों निर्दोष जिनका कोई दोष नहीं है, यहूदियों की आहुति ली, यानी यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। उनमें अपनी मां और बहन के साथ एन भी शामिल थी। कहा जिन लाखों लोगों को, यहूदियों को उन हिटलर के आदमियों ने मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ एक सांप्रदायिक भेदभाव के कारण, नस्ली घृणा के कारण। तो उनमें कौन कौन शामिल थे? एन फ्रैंक, उसकी बहन और मां। एन फ्रैंक की बहुचर्चित डायरी 2 साल के उसे अज्ञातवास के दरमियान लिखी गई थी। एन फ्रैंक की जो प्रसिद्ध डायरी थी, बहुचर्चित का अर्थ होता प्रसिद्ध डायरी, उसी 2 साल के अज्ञातवास के बीच में लिखी गई थी। दरमियान होता बीच में, या उसी के दौरान लिखी गई थी। अपने 13वें जन्मदिन, एन फ्रैंक का 13वां जन्मदिन था 12 जून 1942 को। अपने 13वें जन्मदिन 12 जून 1942 पर उसे एक सफेद और लाल कपड़े की जिल्द वाली नोटबुक दी गई। तभी जब वो नोटबुक मिली उसको उपहार रूप में, तभी उसने ये निर्णय ले लिया था कि वह उस नोटबुक को डायरी बनाएगी, और उस डायरी को
लिखने के लिए उसने किसको संबोधित किया उसके बारे में बताया है। क्या डायरी उसने उपहार में ही मिली हुई एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए लिखनी शुरू की। और डायरी को लिखने के लिए उसने किसको संबोधित किया? उस उपहार में मिली हुई किट्टी नाम की गुड़िया को संबोधित किया डायरी लिखते समय। गोपनीय जीवन की तब शुरुआत नहीं हुई थी। कहा कि गोपनीय जीवन उस समय तक शुरू नहीं हुआ था, लेकिन महीने भर के अंदर वह नौबत आन पड़ी थी। तब तक तो शुरू नहीं हुआ था जब डायरी को लिखना शुरू किया, लेकिन महीने भर के अंदर ही वह नौबत भी आ गई गुप्त रूप से रहने वाली। एन का डायरी लिखना जारी रहा, लेकिन एन ने डायरी लिखना बिल्कुल नहीं छोड़ा। आखिरी हिस्सा यानी उस डायरी का आखिरी भाग जो था उसने वो 1 अगस्त 1944 को लिखा, यानी 1 अगस्त 1944 को 1944 को लिखा, जिसके 3 दिन बाद वह और दूसरे 7 लोग हिटलर की उस पुलिस के हत्थे यानी नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, यानी नाजी पुलिस ने उनको पकड़ लिया। संयोग से उसकी डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी। कहा कि ये अच्छी बात रही कि जो एन फ्रैंक की डायरी थी वह पुलिस के हाथ में नहीं आई। डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी और यातना गृह से जीवित निकल आने वाले ऑटो फ्रैंक कौन थे? एन फ्रैंक के पिताजी, जो कि अकेले ही यातना गृह से जीवित निकल करके आए थे, यानी कि एन फ्रैंक के परिवार के सदस्यों में से बाकी सब वहीं मर गए थे, ने जब उसे पढ़ा तो वे अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की, अपनी छोटी सी बिटिया के केवल 13 साल की बिटिया थी वो एन फ्रैंक, कहा कि उसके लेखन की गहराई और नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में, कि वह नाजी के दमन का दस्तावेज था, प्रमाण था, उस दस्तावेज के रूप में उस लेखन के महत्व के कायल हो गए। कहा कि उसके लिखने का जो महत्व था उस महत्व ने उनको बहुत प्रभावित किया। उन्होंने हर संभव कोशिश करके, खूब प्रयास करके 1947 में उस डायरी को प्रकाशित करवा दिया और सने धीरे धीरे वह दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई। इतनी प्रसिद्ध हो गई कि जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकें थी उन पुस्तकों में उसका भी नाम आने लगा। यह डायरी इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। ये जो डायरी है एन फ्रैंक द्वारा रचित इतिहास के सबसे आतंकप्रद यानी आतंक फैलाने वाले, देने वाले और दर्दनाक माने दर्द पहुंचाने वाले अध्याय के साक्षात प्रत्यक्ष रूप से अनुभव का बयान करती है, यानी साक्षात अनुभव का बयान करती है, साक्षात अनुभव को बताती है। हम यहाँ उस भयावह यानी डरावने, भयावह क्या होता है? डरावना, यानी उस डरावने दौर को, समय को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, किसी इतिहासकार की निगाह से, दृष्टि से या नजर से नहीं, सीधे भोक्ता की दृष्टि से देखते हैं। कहा कि एक भोक्ता की दृष्टि से उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। और किस भोक्ता की बात कर रहे हैं वो आगे बता रहे हैं, देखें। और यह भोक्ता ऐसा है, कैसा है भोक्ता? भोक्ता होता भोगने वाला, जिसने उन सब चीजों को सहन किया है, भोगा है, वह कहलाता है भोक्ता। और यह भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही। कहा कि जिसकी समझदारी और संवेदना वो बहुत गहरी तो है ही, उसके साथ साथ क्या है, उम्र के साथ आने वाले, जो एक उम्र के साथ जो मनुष्य के अंदर, व्यक्ति के अंदर जो दोष आ जाते हैं, दूसरों से भी पूरी तरह अछूती है। कहा जो उम्र के साथ जो व्यक्ति में, आदमी में, बच्चे में
जो अवगुण आ जाते हैं, जो बुराइयां आ जाती हैं, उन अवगुणों से भी, उन दोषों से भी या उन बुराइयों से भी वह बिल्कुल अछूती है। किसकी बात कर रहे हैं? एन फ्रैंक की। इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद में इसका परिचय देते हुए ठीक ही लिखा गया है। इस पुस्तक का जिसने हिंदी अनुवाद किया तो उसमें इनका परिचय देते हुए, एन फ्रैंक का परिचय देते हुए ठीक ही लिखा है। क्या? इस डायरी में भय, क्या है इस डायरी में? भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तकलीफें भी बढ़ जाती हैं। हवाई हमले के डर, जो हवाई हमले हो जाते हैं, ठीक है, वो हवाई हमले के डर, पकड़े जाने की लगातार डर कि वे कहीं पकड़े ना जाए, 13 साल की उम्र के सपने, और 13 साल की उम्र में बच्ची या बच्चा जो सपने संजोता है, सपने लेता है, वो सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, यानी कि एकांत में पड़े रहना, किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी के साथ हंसी मजाक नहीं करना। कहा कि बिल्कुल बाहरी दुनिया से एकदम अलग थलग पड़ जाने का जो पीड़ा था, की जो पीड़ा थी या जो कष्ट था, दुख था, वह मानसिक और शारीरिक जरूरतें। कहा कि मानसिक रूप से जो जरूरत होती हैं और शारीरिक रूप से जो जरूरतें पड़ती हैं, वो सब आवश्यकताएं, जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है किसके अंदर? उस डायरी के अंदर। वह यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। कहते ये जो डायरी है ये यहूदियों पर जितने भी जुल्म ढाए हैं उन सब का एक दस्तावेज है ये, या ये यूं कह सकते हैं कि उन सब का प्रमाण है, सबूत है। तो यह था सार डायरी के पन्ने पाठ का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से फिर आपने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है। और साथ में बच्चों ध्यान रखना, इस पाठ के विस्तार को भी आपने अच्छे से पढ़कर समझना है। इसका एक दूसरा भी सार है इसी पाठ का। वो किस रूप में है? वो है जिस तरह से उन्होंने दिनांक के हिसाब से डायरी लिखी थी एन फ्रैंक ने, तो उसी के कुछ अंश दिए हुए हैं। तो उनमें से 5-7 अंश दिए हैं। उन 5-7 अंशों को भी हम सार रूप में दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।